हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के आज के लेक्चर में जो हमारा चैप्टर चल रहा था गॉस थ्योरम, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और आपको गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन सिखाएंगे। अब तक आप ये सीख चुके हो कि एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं, और आप ये भी सीख चुके हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गॉस थ्योरम की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करते हैं। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूव, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, ये आपने लास्ट टर्न पर सीखा था। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, एप्लीकेशंस पर। लेकिन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम सीखने से पहले आपको दो छोटी छोटी बातें और सीखनी पड़ेगी जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपको एप्लीकेशंस में या एप्लीकेशंस को सीखने में बीच में काम आएंगी। इस टॉपिक को कई बार पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा दिया जाता है, जैसे कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वाले चैप्टर में, लेकिन हमने इसको वहां पर नहीं इस टॉपिक को डिस्कस किया था, बिकॉज जब इसकी सही में जरूरत पड़ती है तब आपको इसको डिस्कस करने में फायदा है। तो चल देखते हैं, चलिए। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये टॉपिक काम आएगा आपको एप्लीकेशन सीखने में। और यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। मैंने बच्चों को 11th क्लास में भी बताया था और इस क्लास में भी इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया कि यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा होता है। इसीलिए पुलिस जो पहनती है उसको यूनिफॉर्म कहते हैं, आर्मी जो पहनती है उसको यूनिफॉर्म कहते हैं, स्कूल में आप जो पहनते हैं उसको यूनिफॉर्म कहते हैं, क्योंकि सबका एक जैसा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। तो यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, यानी एक जैसा बांटना, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन, एक जैसा बंटवारा ऑफ चार्ज। किसका बंटवारा? चार्ज का। एक जैसा बंटवारा ऑफ चार्ज हम सीख रहे हैं आज का जो पहला टॉपिक है। और वो एक जैसा बंटवारा ऑफ जो चार्ज है वो तीन टाइप्स का है। फर्स्ट टाइप का नाम है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सेकेंड टाइप का नाम है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और थर्ड टाइप का नाम है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पहले समझते हैं। उसके लिए ये एक डायग्राम आपको पहले से ही मैंने बना रखा है। ये कोई वायर है या कोई रॉड है बहुत पतली सी, और ये ऐसे अभी फिलहाल ऐसी रेंडमली किसी भी शेप का ले लिया है। ये स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है। इस समय कर्व्ड है, लेकिन आप बिल्कुल स्ट्रेट वायर भी यूज कर सकते हैं। तो कोई स्ट्रेट वायर या रॉड अगर आपने लिया है और उस वायर या रॉड के ऊपर आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यानी फैला दिया है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, किसी जगह पर कम चार्ज एक्यूमुलेट हुआ। पूरी वायर या पूरी रॉड पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, एक जैसा बंटवारा किया गया है चार्ज का, और टोटल चार्ज जो आपने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है उसे हमने डिनोट कर दिया Q से। ठीक है जी, किससे डिनोट कर दिया? Q से। ये सिंबल कैपिटल स्मॉल जैसा भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। और इस वायर की यहां से यहां तक, A से B तक जो लेंथ है, टोटल लेंथ, वो है L, मीटर्स में नापी जाएगी। A से B तक की वायर की लेंथ L है, टोटल चार्ज उस पर Q है, टोटल लेंथ L है। तो अगर आप यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि L लेंथ पर, वायर की L लेंथ पर, टोटल लेंथ L पर टोटल चार्ज Q है। तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा?
या आप छोटी क्लास में यूनिटरी मेथड सीखते हो तो ज़्यादातर ऐसा बोलते हैं कि 10 पेंसिल 20 रुपए की है, तो एक पेंसिल कितने की होगी? कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स इज इक्वल टू ₹20। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल? तो आप 1 पेंसिल का कॉस्ट निकालने के लिए हमेशा डिवाइड कर देते हो टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ पेंसिल से। यहाँ टोटल चार्ज को वायर की लेंथ से डिवाइड कर दिया। इस Q बाय L को कहा जाता है क्या? Q बाय L को कहा जाता है, Q बाय L को कहा जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। और इसे और करके लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहा जाता है। इस Q बाय L के दो नाम आप बोल सकते हो। Q बाय L को आप चार्ज पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हो और लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो। और इस Q बाय L को आज के बाद आप डिनोट करोगे लेमडा से। यानी मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, लेमडा इज इक्वल टू Q बाय L। और इस लेमडा का जो यूनिट होगा वो यूनिट होगा कूलम्ब पर मीटर, क्योंकि चार्ज मेजर किया जाता है कूलम्ब में और लेंथ मेजर की जाती है मीटर में। तो ये जानकारी आपको काम आएगी आगे। और जानकारी को शॉर्टकट में फिर से एक बार बता दें कि हमारे पास एक वायर था जिस पर टोटल चार्ज, यानी सारा मिलाकर जो चार्ज है टोटल, वो Q है, जो कि फैलाया हुआ है वायर पर यूनिफॉर्मली, और वायर की टोटल लेंथ L है। तो अगर L लेंथ यानी टोटल लेंथ पर टोटल चार्ज Q है तो यूनिट लेंथ पर चार्ज Q बाय L होगा। और इस Q बाय L को चार्ज पर यूनिट लेंथ या लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसे लेमडा से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट कूलम्ब पर मीटर होता है। ये जानकारी आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम अपने सेकेंड पोर्शन पर, जिसका नाम है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसको समझने के लिए हमने कंसीडर किया, हमारे पास एक इस तरह का सरफेस है, एक शीट, मेटल की कोई प्लेट या शीट अगर आपने ले ली, उसके ऊपर आपने यूनिफॉर्मली चार्ज को स्प्रेड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये काम यूनिफॉर्मली ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी इलाके पर ज्यादा चार्ज आपने इकट्ठा रख दिया, किसी इलाके पर दूर दूर तक कोई चार्ज नहीं है। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर देना है। यहां पर भी टोटल चार्ज जो भी हो उसे Q से डिनोट करते हैं, वैल्यू उसकी कितनी भी हो सकती है। और इस शीट का एरिया आप A से डिनोट कर लो, कैपिटल A से, या S से भी डिनोट कर सकते हैं, S फॉर सरफेस एरिया। तो वही फंडामेंटल यहां पर भी काम करेगा। लिख देते हैं, A एरिया पर अगर Q चार्ज है तो यूनिट एरिया पर कितना चार्ज होगा? Q अपॉन A। और इस Q अपॉन A को कहा जाएगा Q अपॉन A। वहां चार्ज पर यूनिट लेंथ था, बस फर्क इतना ही है। Q अपॉन A को कहा जाता है चार्ज पर यूनिट एरिया, या इसे ये भी कहा जाता है, और इसको कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहा जाता है इसको? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को Q बाय A को आज के बाद आप डिनोट करोगे सिग्मा से। ये सिंबल सिग्मा है, ये जैसे लेमडा था ग्रीक अल्फाबेट, ये सिग्मा है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाएगा। और इस सिग्मा की SI यूनिट होगी कूलम्ब पर मीटर
और जो सिग्मा की यूनिट होती है वो सिग्मा की यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा का फॉर्मूला आपका चार्ज अपॉन एरिया है, जिसे आप चार्ज पर यूनिट एरिया या सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हो। तो चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम्ब में और एरिया को मीटर में नहीं, मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो ये आपके पास दूसरा एक सिंबल आ गया लैम्डा के बाद सिग्मा। ये उसका फॉर्मूला और ये उसका यूनिट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज है उसको डिवाइड कर दें अगर उस ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया से, तो सिग्मा मिलेगा आपको। ये याद रखना है, सिग्मा सिंबल आपको बहुत काम आएगा। यहां पर बना देता हूं मैं दूसरा, ये आधा न जैसा होता है वैसा बनता है सिग्मा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ, तीसरे पोर्शन की तरफ कहना चाहिए। तीसरा पोर्शन जो आपका है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जैसे इसमें आपने वायर लिया था तो वायर की लेंथ होती थी तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपने शीट लिया है तो शीट का एरिया होता है तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो आप देख रहे हो ये एक बॉल है, स्फेयर, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, और जरूरी नहीं है कि आपको स्फेयर ही लेना है, आप कोई भी और शेप ले सकते हो जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर वगैरह, लेकिन होना चाहिए 3D। 3D का ऑब्जेक्ट का ही वॉल्यूम होता है। तो आपके पास एक 3D ऑब्जेक्ट है, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी भी शेप और साइज का। बस उस 3D ऑब्जेक्ट के पूरे, जैसे यहाँ पूरी लेंथ पर, यहाँ पूरे एरिया पर और यहाँ पूरे वॉल्यूम पर आपने टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कितना? टोटल चार्ज जो है वो Q से डिनोट किया जाएगा और वॉल्यूम जो है इसका वो होगा कैपिटल V। तो V इसका वॉल्यूम हो गया, Q इसका चार्ज हो गया। तो अब आपका जो बोलता है V वॉल्यूम पर जो चार्ज है वो Q है, अगर V वॉल्यूम पर कितना चार्ज है Q, तो यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज होगा, वो होगा Q अपॉन V। और इसे कहा जाएगा Q अपॉन V को क्या, चार्ज पर यूनिट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसको कहा जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट किया जाएगा रो से। ये सिंबल जो है रो कहलाता है और रो इज इक्वल टू Q अपॉन V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी SI यूनिट होगी कूलम्ब पर मीटर क्यूब। देखो सभी में कूलम्ब पर मीटर, क्योंकि लेंथ की यूनिट मीटर होती है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, और कूलम्ब पर मीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है। SI यूनिट की बात की जा रही है। तो आपको ये 3 सिंबल्स, उनका मीनिंग, उनके फॉर्मूले और यूनिट ये याद रखनी है। आगे एप्लीकेशंस में इनकी अचानक से जरूरत पड़ेगी या अचानक से ये सिंबल काम आ जाएंगे जब, तो बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सिंबल उन्होंने पहले नहीं देखा है, तो आपने पहले ये देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एप्लीकेशंस पर, क्योंकि एप्लीकेशन सीखने से पहले जो चीज उसमें यूज हो रही है वो तो सीखना जरूरी है, वरना बीच में दिक्कत हो जाती।
तो चलते हैं हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पर। तो ये आ गए हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पर, और आपको फर्स्ट एप्लीकेशन आज सिखाते हैं जिसका नाम है, एप्लीकेशन का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। अब ये एप्लीकेशन किस बारे में है तो मैं आपको दिखाता हूं। हमारे पास एक वायर है, ये आपके पास एक वायर है, कई बार ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का भी ले लिया जाता है, लेकिन इनफाइनाइट लेंथ होने के बाद भी आपको उसकी जितनी लेंथ विजिबल है वो आपके सामने बना दी गई है। अगर इसके ऊपर भी और कुछ लेंथ हो तो वो कहने की बात नहीं है, आपको तो कुछ ही लेंथ दिखाई देगी, इनफाइनाइट वायर की पूरा तो दिखाई देगा नहीं। तो ये लेंथ, ये वायर आपको दिखाई दे रहा है। इस वायर पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है यूनिफॉर्मली, ऐसा बोला जाएगा, और वायर की जो लेंथ है उसको डिनोट कर दिया गया है एल से। स्मॉल एल या कैपिटल एल कैसे भी ले सकते हो। ये वायर ए से बी तक आपके सामने है और इसकी लेंथ है एल, और इसके इतने पोर्शन पर टोटल चार्ज, यहां लिख देता हूं मैं, टोटल चार्ज Q है। जितना भी चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको अगर टोटल करें तो Q आ रहा है। अब आपसे बोला जाएगा कि यहां एक पॉइंट P है जो इस वायर से कितने डिस्टेंस पर है, बोलेगा R डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस कितना कहा जाएगा, R। इस R डिस्टेंस पर इस वायर की वजह से आपको मालूम करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपका एप्लीकेशन या आपका टास्क है, समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू अ स्ट्रेट चार्ज वायर। इस वायर, स्ट्रेट वायर और उसके ऊपर चार्ज है, उसकी वजह से R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो बनेगी यहां अवे फ्रॉम द चार्ज, बट आपको फाइंड आउट करनी है, और वो भी यूजिंग गॉस थ्योरम। अब आप बोलोगे कि भाई गॉस थ्योरम के बारे में पहली बात तो यह है कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने का तरीका बताती है। गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं मालूम करते, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करते हैं, जो कि फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए कहा गया, तो पहली तो बात यहीं पर कॉन्ट्राडिक्ट हो गई कि गॉस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और आपसे कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करो। और दूसरी कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ उन्हीं सरफेसेस का मालूम कर सकती है जिसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड हो। अब यहां तो कोई सरफेस ही नहीं है, एक वायर है उसके ऊपर चार्ज है, सरफेस नहीं है तो फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, और वो सरफेस के अंदर चार्ज बंद होना चाहिए। तो दोनों ही बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। पहली बात समझ में आई कि गॉस थ्योरम से तो फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो यहां करने के लिए कहा जा रहा है वो भी यूजिंग गॉस थ्योरम। और दूसरा, गॉस थ्योरम से जिस सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं वो सरफेस के अंदर चार्ज बंद होना चाहिए, ना यहां कोई सरफेस है जिसके अंदर चार्ज बंद हो। तो चलो अभी पहली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले को छोड़ देते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए कह रहा है वो, कोई बात नहीं, इसको अभी साइड में रख देते हैं। बोल रहा है गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो हम गॉस थ्योरम अप्लाई करने पर ध्यान देते हैं और उससे फ्लक्स मालूम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गॉस थ्योरम भी अप्लाई करने के लिए आपको एक ऐसा सरफेस चाहिए जिसके अंदर चार्ज बंद हो। तो ऐसा करने
के लिए हम एक एजम्पशन करते हैं। हम ये एजम्पशन करते हैं कि हमारा ये वायर एनक्लोज्ड है। किसके अंदर? एक सरफेस के अंदर। और ये सरफेस कैसा है? सिलिंड्रिकल। ये जो हमने डॉटेड सा सरफेस बनाया है आपके सामने, ये असलियत में नहीं है, ये एक इमेजिनरी सरफेस है। और उस इमेजिनरी सरफेस यानी सिलेंडर ने इस वायर को और वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को अपने अंदर एनक्लोज कर लिया है। एनक्लोज कर लिया मतलब बंद कर लिया है। इस इमेजिनरी सरफेस को नाम दिया गया गॉसियन सरफेस। और इस गॉसियन सरफेस के बारे में दो इंपॉर्टेंट, बल्कि तीन इंपॉर्टेंट जानकारी होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही नहीं कि किसी भी सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज कर दो। जिस चार्ज को आपने एनक्लोज करना है उसके चारों तरफ कैसा सरफेस बनेगा, किस शेप का सरफेस बनेगा, वो इमेजिन करने के लिए जो सरफेस आप इमेजिन करोगे उसमें अंदर दो क्वालिटी होनी चाहिए। तो पहली बात, तीन टोटल मैंने बात कही। पहली बात तो एक ऐसा सरफेस होता है जो इमेजिनरी सरफेस होता है, जो किसी चार्ज को अपने अंदर एनक्लोज करता है। ये पहले से नहीं बना हुआ था, हम जबरदस्ती बनाते हैं। तो गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस विच एनक्लोजेस द गिवन चार्ज या विच एनक्लोजेस द बॉडी ऑन विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये उस चार्ज को या उस बॉडी को एनक्लोज करता है, अपने अंदर बंद करता है, इमेजिनरी सरफेस। और इसकी दो खास बातें होनी चाहिए जो नोट करने वाली हैं। पहली खास बात, इस सरफेस पर लाई करने वाला हर पॉइंट, देख रहे हो सिलेंड्रिकल ये सरफेस और ये सरफेस, इक्वी डिस्टेंस पर होना चाहिए, बराबर दूरी पर होना चाहिए उस बॉडी से जिसको आपने एनक्लोज किया है। ईच पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, जीएस लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, ईच पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस शुड बी at equal distance from the charge. Each point on the Gaussian surface should be at equal distance from the charge. इस पूरे सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस, इस कर्व्ड सरफेस ने जिसने इस चार्ज को एनक्लोज किया है, उसके हर पॉइंट पर देखो उसकी चार्ज से दूरी बराबर होगी, जो कि r होगी। ऐसा सरफेस होना चाहिए। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चार्ज की वजह से मैंने कहा ही है इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और वो अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगी। शुड बी perpendicular to the Gaussian surface। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी, देख रहे हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये रेड एरो से मैंने इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। आप कहीं पर भी बनाओ ऐसे आउटवर्ड, इधर बनाओगे आउटवर्ड, यहां पर बना के देखते हैं, देखो ये ऐसे बनेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसा कि यहां दिख रहा है।
तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए सरफेस को बनाते समय, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। वैसे तो किसके अराउंड क्या सरफेस बनेगा चैप्टर के एंड तक आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन वो सरफेस आपने बोल भी दिया कि चलो वायर के चारों तरफ हम हमेशा सिलेंडर बनाएंगे, वायर के अलावा कोई ऐसा चीज होगा तो उसके चारों तरफ ये सरफेस बनाएंगे, ये सब आपको 3-4 ही एप्लीकेशन है, तीनों चारों करोगे याद हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गॉसियन सरफेस की क्या दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या होनी चाहिए। तो गॉसियन सरफेस क्या है? एक इमेजिनरी सरफेस है जो गिवन चार्ज को अपने अंदर एनक्लोज करता है। हम इमेजिन करते हैं गॉस थ्योरम लगाने के लिए, क्योंकि कोई सरफेस होना चाहिए जिसके अंदर चार्ज बंद हो, तो हम जबरदस्ती एक सरफेस बना देते हैं। लेकिन वो जबरदस्ती बनाए गए सरफेस की भी दो खास क्वालिटीज होनी चाहिए। ईच पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, जीएस मतलब गॉसियन सरफेस नाम है उसका, शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, यानी जिस चार्ज को एनक्लोज किया है उस सरफेस पर लाई करने वाला हर पॉइंट चार्ज से बराबर दूरी पर होना चाहिए। और द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन गॉसियन सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब ये गॉसियन सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ पढ़ने के बाद आपको ले चलते हैं मेन इस एप्लीकेशन पर, जिसके लिए ये सब बच्चे नोट कर सकते हैं, काफी समय मिलता है पॉज करके, नहीं तो नोट्स में भी आपके प्रॉपर्टीज जरूर लिखी हैं। तो इसको प्रॉपर्टीज ये जो यहाँ लिखे हैं इनको हटा देते हैं अभी, और हम अपने एप्लीकेशन के डेरिवेशन पर चलते हैं। तो अब गॉसियन सरफेस को पूरी तरह समझने के बाद आपको ये एप्लीकेशन दिखाते हैं क्या क्या करना है। बहुत आसान है, फटाफट से। गॉसियन सरफेस बनने के बाद सबसे पहले आप इस गॉसियन सरफेस पर यहां ऐसे एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लें। ये जो मैंने शेड किया है, ये एक ऐसा गोल सा स्पॉट बना दिया है मैंने, आधा इधर से दिख रहा है, आधा सिलेंडर के दूसरी तरफ है। सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पर कहीं पर भी ऐसा एक गोल्ड स्पॉट बना दें। अब पी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है तो पी पॉइंट पर ही बनाया मैंने। और ये जो सरफेस शेडेड सा आपको दिखाया बनाता हुआ, इस सरफेस का एरिया जो कि एक वेक्टर होगा, वो एरिया भी इस तरफ होगा, क्योंकि एरिया के लिए एक रूल है, एरिया होता है नॉर्मली आउटवर्ड, सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड। और उस एरिया वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कहां से? डीएस से। तो गॉसियन सरफेस बनाने के बाद सबसे पहला काम, सारे स्टेप याद रख लें। सबसे पहले वायर था, उसके ऊपर चार्ज था, उस वायर से आर डिस्टेंस पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया यूजिंग गॉस थ्योरम। तो आपने सबसे पहले उस वायर को एक सिलेंडर के अंदर, जो कि एक गॉसियन सरफेस है, एनक्लोज कर दिया। और एनक्लोज करने के बाद अगला स्टेप क्या है? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वहां पर एक छोटा एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया। उस एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया नॉर्मली आउटवर्ड है और उसे डीएस से डिनोट करा। और सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन होगा डी फाई इज इक्वल टू, डी फाई की वैल्यू क्या होती है? ई डॉट डी एस। ये बच्चों को समझाया गया था। छोटे से टुकड़े का फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, उस छोटे से टुकड़े का एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। और यहां आपको गौर से देखने पर साफ पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड होता है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। यही वजह थी कि सरफेस को ऐसा बनाया कि सरफेस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल रहे। आप ये पॉइंट यहां लेते, यहां पर कोई सरफेस बनाते, वो सरफेस का एरिया वेक्टर भी इधर ही होता जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगली लाइन में आप क्या लिख पाओगे?
और करके डी फाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी ई डी एस कॉस 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल का कॉस पूछा जाता है, और कॉस जब आपका पूछा जा रहा है तो दोनों डायरेक्शन सेम है तो कॉस 0 आएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास डी फाई की वैल्यू यानी इस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन के फ्लक्स की वैल्यू ई डी एस आ जाएगी। और फिर आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ सरफेस फाइंड आउट करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा फाई इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ये आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि पहले हम एक छोटा एलिमेंट्री पोर्शन लेते हैं, उस छोटे एलिमेंट्री पोर्शन का फ्लक्स निकाल के पूरे सरफेस का फ्लक्स निकालने के लिए उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन से आपने क्या फाइंड आउट कर दिया, ये जो सरफेस सिलेंडर दिख रहा है ना, इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये जो आप अभी तक कर रहे थे ये गॉस थ्योरम थोड़ी था, ये तो पुराना वाला तरीका था कि एक छोटा टुकड़ा लें, उसका फिर फ्लक्स निकालें और इंटीग्रेट करें। गॉस थ्योरम तो डायरेक्टली क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई जो है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस का, जिसके ये सरफेस है वो जिसके अंदर चार्ज बंद हो, वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q इसके अंदर का बंद चार्ज है जो आपने पहले लिख लिया था, टोटल चार्ज Q। ये चीज आप हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट और सेकंड, और उन दोनों इक्वेशन से आपने ये जो सिलेंडर बनाया है ना ब्लू कलर का, जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, उसका फ्लक्स निकाला है, पहले पुराने तरीके से और फिर गॉस थ्योरम से। मैं सारे बच्चों को एक बात याद दिला दूं अभी कि आप जितने एप्लीकेशन आगे करोगे सब में यही फंडामेंटल चलेगा, सिर्फ डायग्राम अलग हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा जिसके ऊपर चार्ज होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहा जाएगा। आप सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर भी चार्ज है उसे एक सरफेस के अंदर बंद कर दोगे, गॉसियन सरफेस कहलाएगा वो। उस सरफेस के अंदर बंद करने के बाद उस सरफेस में एक छोटा एलिमेंट्री पोर्शन लोगे, उसका फ्लक्स निकालोगे और फिर उसे इंटीग्रेट करके पूरे सरफेस का फ्लक्स निकालोगे, और पूरे सरफेस का फ्लक्स इंटीग्रेशन वाला लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम उसी सरफेस का दोबारा फ्लक्स निकालोगे गॉस थ्योरम से। ये स्टेप आपको सारे एप्लीकेशंस में करना है। बुक में ऐसा बताया नहीं जाता कि सारे एप्लीकेशन सेम है, तो बच्चे 5 एप्लीकेशन में अपना 5 गुना ज्यादा दिमाग हर एक को याद करने के लिए वेस्ट करते हैं, जबकि एक एप्लीकेशन अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो सारे एप्लीकेशन में उसका रिपीटिशन है। तो आप 5 बार अलग अलग दिमाग लगाने के बजाय एक बार अच्छी तरह दिमाग लगा के जब 5 एप्लीकेशन करोगे तो 5 बार वो एप्लीकेशन रिवाइज होगा। वरना बच्चे 5 एप्लीकेशन को एक एक बार करते हैं और सोचते हैं ये सब अलग है, लेकिन सब में एक ही सिमिलैरिटी है। ये सारा काम आपको हर एप्लीकेशन में करना होगा। आगे जब नेक्स्ट एप्लीकेशन आएगा तो ये बात मेरी नोटिस करना कि मैं वही सारे स्टेप्स लिखूंगा। पहले सरफेस के अंदर बंद करूंगा, छोटा एलिमेंट्री पोर्शन लूंगा, उसका फ्लक्स निकालूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा और फिर ये लाइन लिखूंगा। और अगली लाइन क्या लिखूंगा, अगली लाइन लिखूंगा फ्रॉम, यहां लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के मुताबिक। डिजिटल बोर्ड का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के मुताबिक दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों का LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो RHS भी सेम होगा, ये लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन में एक रूल होता है कि कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, और यहां E कांस्टेंट है। और E कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि गॉसियन सरफेस बनाते समय हमें ये बात नोटिस करवाई गई थी कि गॉसियन सरफेस पर लाई करने वाला हर पॉइंट बराबर दूरी यानी इक्वी डिस्टेंस पर होता है इस चार्ज से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। और जब इस पॉइंट पर, इस सरफेस पर लाई करने वाला हर पॉइंट इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तो इस सरफेस के हर पॉइंट पर और इधर भी सब जगह पूरे सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम आएगी। और जब सेम आएगी तो वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लोगे। इसीलिए गॉसियन सरफेस की ये प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी कि उसे सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए, जिससे वो उसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर के नॉर्मल आ जाए, जिससे दोनों के बीच का एंगल का प्रॉब्लम ना हो, cos 0 आ जाए, cos 0 का वैल्यू 1 आ जाए। और दूसरा, सारे सरफेस, सारे पॉइंट्स जो इस सरफेस पर होंगे, पूरे कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर पर, उनकी डिस्टेंस वायर से इक्वल होगी, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी यानी कांस्टेंट होगी, तो वो बाहर निकल आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालने के बाद ds का जो इंटीग्रेशन है वो मैं लिख रहा हूं 2πrl। ये 2πrl जो होता है, ये यहां लिखता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है। अब बच्चों के लिए एक टास्क है जिसका रिप्लाई उन्हें मुझे करना है। सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया के अलावा भी दो सरफेस होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, अपर सर्कुलर फेस और लोअर सर्कुलर फेस। अगर इनका एरिया भी इंक्लूड कर दिया जाए कर्व्ड सरफेस के साथ तो उसे टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। लेकिन यहां पर हमने सिर्फ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लिया है ds के इंटीग्रेशन में। सिलेंडर के अपर फेस और लोअर फेस का एरिया इंक्लूड नहीं किया है। बच्चों को ये रिप्लाई करना है कि हमने क्यों छोड़ दिया है इस अपर फेस का और लोअर फेस का, लोअर सर्कुलर फेस का एरिया सिलेंडर के सरफेस एरिया में से सिर्फ लेटरल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ही क्यों लिया है। इस बात का आंसर बच्चों को मुझे सेपरेटली व्हाट्सएप करके या कॉल करके मैसेज करके बताना है। क्वेश्चन समझ गए? जब ds का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ds के इंटीग्रेशन का मतलब है ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्री पोर्शन पूरे सिलेंडर में आपको सबको ऐड करना है। तो सबको ऐड करने पर पूरे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया न आकर सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही क्यों आया है, यहाँ पर क्यों इंक्लूड किया गया है। हमने जानबूझकर टोटल सरफेस एरिया में से इन सर्कुलर कैप्स के एरिया को इग्नोर किया है, इंक्लूड नहीं किया है। इसका आंसर बच्चों को ढूंढना है और मुझे बताना है। ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया जा रहा है टास्क करने के लिए। अगर सोचने पर भी नहीं आएगा तो ही मैं बताऊंगा। इनको आ जाएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लें, ये आंसर दे दिया जाएगा अलग से। लेकिन ये अगर मैं पहले ही बता दूंगा तो ये आपको कभी याद नहीं रहेगा कि ऐसा क्यों किया था। तो अब ds का इंटीग्रेशन करके हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख दिया जो 2πrl होता है। l लेंथ ऑफ द सिलेंडर होती है, या हाइट ले लेते हैं कई बार तो h भी ले लेते हैं 2πrh, लेकिन यहाँ हाइट ना लेके सिलेंडर की लेंथ ली गई है। अब इस 2πrl को इधर ट्रांसफर किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/2π एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट के साथ 2π लिख देंगे और rl आ जाएगा q के साथ डिनोमिनेटर में। और वैसे तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे ले चल रहा हूँ।
और वो स्टेप क्या है, मैं इसको लिख सकता हूं और करके E इज इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूं, इसका मतलब मैंने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है अपनी मर्जी से जबरदस्ती, तो मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो क्या किया हमने इस एक्सप्रेशन में, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी, किसी भी फ्रैक्शन को ऐसा आप कर सकते हो। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 लिख ही दिया, नीचे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4 हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फिक्स वैल्यू होती है, इसलिए ऐसा कर देते हैं। ऐसे भी छोड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर तो सही आ चुका है। और Q/L, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी चार्ज पर यूनिट लेंथ की। इस वायर का टोटल चार्ज Q है और उस वायर की टोटल लेंथ से उसे डिवाइड करें तो Q/L को लैम्डा से डिनोट करते हैं, जिसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ आप Q/L की जगह लैम्डा लिख सकते हो डिवाइडेड बाय R। ये आपका फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट हो गया है इस वायर की वजह से, वायर से R डिस्टेंस पर, और वो भी यूजिंग क्या, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम की हेल्प से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर दिया है ड्यू टू अ स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। ओके है बात। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट हो गई और ये गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन है। बाकी के सारे एप्लीकेशंस काफी जल्दी हो जाते हैं अगर बच्चे ये सारे स्टेप जो मैंने इसमें बताए हैं वो ढंग से याद रखेंगे तो। अगले एप्लीकेशंस आपको नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे, तब तक इस एप्लीकेशन को समझें और लिखने की प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन टास्क मैंने दिया है उसका आंसर मुझे सेंड करें। तो अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।